शब्द प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। व्लादिमीर पुतिन ने चीन की यात्रा से पहले वीडियो भाषण दिया। वांग यी ने उत्तर प्रदेश में तूफान से हुई जनहानि पर भारतीय समकक्ष को अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 से 20 मई तक चीन की राजकीय यात्रा करेंगे। चीन की यात्रा से पहले पुतिन ने वीडियो भाषण जारी कर कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर सिर्फ चीन की यात्रा करना बड़ी खुशी की बात है। नियमित पारस्परिक यात्रा करना, रूस चीन शिखर सम्मेलन आयोजित करना चौतरफा तौर पर दोनों देशों के रिश्तों के विकास और उसके सही मायने में अपार संभावनाएं खोजने का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। ध्यान दें कि यह पहली बार है कि पुतिन ने यात्रा से पहले एक वीडियो भाषण दिया है। पुतिन ने कहा है कि रूस और चीन भविष्य पर पक्का विश्वास रखते हैं और मिलकर राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों के संपर्क का विकास करेंगे और सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों की आवाजाही का विस्तार करेंगे। पुतिन ने कहा कि रूस और चीन का घनिष्ठ रणनीतिक समन्वय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महत्वपूर्ण स्थिरता की भूमिका निभाता है। इसके साथ ही रूस चीन मित्रता तीसरे पक्ष के खिलाफ नहीं है, बल्कि शांति और समान समृद्धि का अनुसरण करती है। उधर रूसी राष्ट्रपति के समाचार सचिव दिमित्री पेस्कोव ने 18 मई को कहा कि रूस को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चीन यात्रा से बहुत अपेक्षाएं हैं। दोनों देशों के नेताओं की हर मुलाकात रूस चीन रिश्तों के विकास में नई उम्मीद जगाती है। उन्होंने कहा कि रूस और चीन के बीच संबंध चतुर्मुखी हैं। सीधे आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के अलावा हम सक्रियता से शिक्षा में वार्ता भी कर रहे हैं। हम जल्द ही रूस चीन शिक्षा वर्ष का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। इसके साथ ही हम चिकित्सा, संस्कृति और अन्य सभी संभावित क्षेत्रों में भी सहयोग करते हैं। उसी दिन रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी विक्टोरोविच उशाकोव ने न्यूज ब्रीफिंग के दौरान कहा कि रूस और चीन ने पड़ोसी देशों के बीच संबंधों के विकास में आदर्श मिसाल खड़ी की है। उन्होंने कहा कि रूस और चीन नए युग में व्यापक रणनीतिक साझेदार हैं। दोनों देश स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में रूस चीन घनिष्ठ संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं। हम संयुक्त राष्ट्र G20 और अन्य मंचों पर समन्वय मजबूत कर रहे हैं। उधर 2026 एपेक के वरिष्ठ अधिकारियों की दूसरी बैठक 18 से 19 मई तक चीन के शंघाई में आयोजित की गई। चीनी उप विदेश मंत्री मा झाओशू ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया और भाषण दिया। उन्होंने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया है कि चीन युग की प्रवृत्ति का अनुसरण करेगा, सभी सदस्यों की आवाज सुनेगा और एशिया प्रशांत समुदाय के निर्माण के लिए सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करेगा, जिससे एशिया प्रशांत क्षेत्र और दुनिया में शांति और विकास को नई गति मिलेगी और एपेक के चीन वर्ष में सहयोग का मार्ग प्रशस्त होगा। चीन इस साल के एपेक सम्मेलन के विषय साझा समृद्धि के लिए एक एशिया प्रशांत समुदाय का निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा और एपेक नेताओं की शंचन घोषणा को एक मंच के तौर पर इस्तेमाल करते हुए एशिया प्रशांत समुदाय के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक रोड मैप की रूपरेखा तैयार करेगा, जिसमें व्यापार, संपर्क, नवाचार और विकास के 4 स्तंभों पर प्रकाश डाला जाएगा और नेताओं की बैठक के परिणामों के लिए तैयारी की जाएगी। उपस्थित सभी पक्षों ने इस साल विभिन्न क्षेत्रों में एपेक सहयोग में हासिल हुई प्रगति की बेहद प्रशंसा की। एपेक बैठक की मेजबानी के लिए चीन की सराहना की और एपेक के चीन वर्ष में फलदायी परिणाम हासिल करने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा जताई। उधर चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 17 मई को भारत के उत्तर प्रदेश में आए तूफान से हुई जनहानि पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को संवेदना संदेश भेजा। वांग यी ने कहा कि मुझे हैरान करने वाली खबर मिली है कि उत्तर प्रदेश में जबरदस्त आंधी तूफान की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। मैं मृतकों के प्रति गहरा शोक व्यक्त करता हूँ और मृतकों के परिजनों को संवेदना देता हूँ। उम्मीद है कि घायल हुए लोग जल्द से जल्द ठीक होंगे। उधर 18 मई को चीनी विदेश मंत्रालय के एशियाई मामलों के विभाग के महानिदेशक लिu चिंगसोंग ने चीन में नवनियुक्त भारतीय राजदूत विक्रम दोराईस्वामी से मुलाकात की। इस मौके पर लिu चिंगसोंग ने विक्रम दोराईस्वामी का चीन में राजदूत बनने पर स्वागत किया और कहा कि कजान और शेनचेन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई 2 मुलाकातों ने चीन भारत रिश्तों के विकास की दिशा तय की है। दोनों पक्षों को इस महत्वपूर्ण सहमति का पालन करना चाहिए कि चीन और भारत साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। एक दूसरे के विकास के अवसर हैं, खतरे नहीं। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में आदान प्रदान और सहयोग मजबूत करना चाहिए।
मतभेदों का उचित प्रबंधन करना चाहिए। चीन भारत संबंधों में लगातार सुधार और विकास को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही ग्लोबल साउथ की एकजुटता और सहयोग के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। वहीं विक्रम दुराईस्वामी ने कहा कि चीन भारत रिश्तों को भारत बहुत महत्व देता है और हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों में विकास की अच्छी गति बनी हुई है। चीन में नवनियुक्त राजदूत के तौर पर मैं दोनों देशों के नेताओं द्वारा हासिल की गई महत्वपूर्ण सहमति को लागू करने और चीन भारत रिश्तों में और अधिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने को तैयार हूँ। उधर भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 19 और 20 मई को हीट वेव चलेगी और कुछ इलाकों में दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है और स्थानीय लोगों को सभी जरूरी सावधानी बरतने और मौसम में होने वाले बदलावों पर करीब से नजर रखने को कहा है। मौसम के अनुमान के मुताबिक 18 से 20 मई तक दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच रहेगा, जो इस समय सामान्य लेवल से 3 से 5 डिग्री ज्यादा है। दिल्ली के अलावा उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में भी हीट वेव चलेगी, जिससे तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा और जल्द ही इसके कम होने की उम्मीद नहीं है। भारतीय मौसम विभाग के मापदंड के मुताबिक हीट वेव का मतलब होता है 40 डिग्री से ज्यादा तापमान और औसत सालाना तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान या 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान। उधर विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन की 79वीं बैठक 18 मई को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उद्घाटित हुई। इस सत्र का मुख्य मुद्दा है वैश्विक स्वास्थ्य को नया आकार देना, एक साथ जिम्मेदारी साझा करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बैठक में अपने उद्घाटन समारोह के दौरान कहा कि हाल ही में हंटा वायरस और इबोला के प्रकोप के साथ ही आर्थिक और जलवायु संबंधी चुनौतियों के कारण भविष्य के लिए उपयुक्त एक नई वैश्विक स्वास्थ्य संरचना का निर्माण आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि वह बैठक सदस्य देशों के नेतृत्व में और WHO द्वारा प्रायोजित वैश्विक स्वास्थ्य संरचना में सुधार को बढ़ावा देने की प्रक्रिया की समीक्षा करेगी। जानकारी के मुताबिक यह विश्व स्वास्थ्य सभा 60 से अधिक विषयों पर विचार करेगी, जिनमें गैर संक्रामक रोग, मानसिक स्वास्थ्य, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों की रोकथाम और प्रतिक्रिया जैसे तकनीकी मुद्दे, साथ ही साथ WHO के 2026-2027 कार्यक्रम, बजट के वित्तपोषण और कार्यान्वयन, लेखा परीक्षा और निरीक्षण जैसे प्रशासनिक मुद्दे शामिल हैं। उधर 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने कुछ देशों के उस प्रस्ताव को अपने एजेंडे से खारिज कर दिया है, जिसमें ताइवान को विश्व स्वास्थ्य सभा में पर्यवेक्षक के तौर पर भाग लेने के लिए आमंत्रित करने की बात कही गई थी। यह लगातार 10वां वर्ष है जब विश्व स्वास्थ्य सभा ने ताइवान से संबंधित किसी प्रस्ताव को खारिज किया है। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और स्विट्जरलैंड में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में चीन के स्थायी प्रतिनिधि चियाक वेइटे ने सभा के दौरान कहा कि विश्व में केवल एक चीन है, ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है और चीन लोक गणराज्य की सरकार ही संपूर्ण चीन का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र कानूनी सरकार है। विश्व स्वास्थ्य सभा में ताइवान की भागीदारी के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 2758 और विश्व स्वास्थ्य सभा के प्रस्ताव 25.1 द्वारा प्रतिपादित एक चीन सिद्धांत के मुताबिक निपटाया जाना चाहिए। चियाक वेइटे ने कहा कि ताइवान में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सरकार ताइवान की स्वतंत्रता के अलगाववादी रुख पर अड़ी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व स्वास्थ्य सभा में ताइवान की भागीदारी का राजनीतिक आधार ही खो गया है। सभा के इस सत्र के शुरू होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अधिकांश देशों ने चीन को एक चीन सिद्धांत के प्रति अपने दृढ़ समर्थन और विश्व स्वास्थ्य सभा में ताइवान की भागीदारी के विरोध को दोहराया था। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं पंकज श्रीवास्तव आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में हम आपको चीन की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और अलग अलग क्षेत्रों की कहानियां सुनाते हैं। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर वांग शुइंग की लिखी हुई चीन और भारत
सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के विवरण पढ़कर सुनाएंगे। तो अपने वादे के अनुसार हम इस बार भी चीन भारत संबंध और चीन में भारत का अध्ययन एक नई कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं। चीन भारत संबंध और चीन में भारत का अध्ययन। पिछली बार जो हमने आपको कड़ी सुनाई थी, 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरू में पूंजीवादी देशों ने अपने उपनिवेशों और उनके आश्रित देशों में जबरदस्त शोषण और दमन शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप भारत और चीन साम्राज्यवादी आक्रमण के शिकार हुए और इसलिए चीन और दक्षिण एशियाई देशों का समान लक्ष्य साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष करना था। ये प्रधान कारण था जिसकी वजह से चीन समेत दक्षिण एशियाई देशों में समीपता कायम हुई थी। चीन के दूरदर्शी विचारकों ने उस काल में ऐसा महसूस किया था। चीन के विचारक और लेखक डॉक्टर सुन यात सेन और लू शुन और भारत के महात्मा गांधी और टैगोर ने इसमें उल्लेखनीय योगदान किया था। ये सभी लोग इस मत के थे कि चीन और भारत को साथ लेकर साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़नी चाहिए। खासतौर से 4 मई आंदोलन सन 1919 के बाद साम्राज्यवाद और सामंतवाद के विरुद्ध प्रचार दिन पर दिन तेज होता गया। चीन के लोगों ने यह महसूस कर लिया था कि केवल सभी उत्पीड़ित लोगों के साथ एकता कायम करके वे साम्राज्यवाद को नष्ट कर सकते हैं। ये उस काल की ऐसी परिस्थितियां थीं जिसमें चीन और भारत की परंपरागत मित्रता को नया आयाम मिला था। दोनों देशों की जनता की पुरानी मित्रता नए आधार पर विकसित हुई थी। चीन की लोकतांत्रिक क्रांति के अग्रदूत डॉक्टर सुन यात सेन भारत में लोकतांत्रिक आंदोलन के विकास पर निगाह गड़ाए हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वे अपने भाषणों और रचनाओं में भारत का बार बार उल्लेख करते थे और भारतीय जनता के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक नेशनलिज्म में एक जगह लिखा है कि उपनिवेशवादी ब्रिटेन ने आज के भारत में भयानक स्थिति पैदा कर दी है। ये वैसे ही है जिस तरह उसने हांगकांग में पैदा कर रखी है। 1 इंच भूमि भी ऐसी नहीं है जिसे ब्रिटेन ने प्रभुत्ववाद के जरिए पैदा न किया हो। उस समय चीन के विचारक और साहित्यकार लू शुन भी भारत के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक आंदोलन के विकास पर हमेशा ध्यान देते रहे। भारत की हर एक विजय के लिए जय जयकार करते थे। वे इस आंदोलन की उपलब्धियों का तहे दिल से स्वागत करते थे। एक जगह भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक आंदोलन पर अपनी समीक्षा व्यक्त करते हुए लू शुन कहते हैं कि भारत अतीत काल से ही हमारे देश चीन से संपर्क में रहा है और इसने चीन को बेहद मूल्यवान उपहार दिए हैं। ये उपहार विचारधारा, विश्वास, नैतिकता, कला, साहित्य और यहाँ तक कि भाई भी इतनी बड़ी विशाल हृदयता का परिचय नहीं दे सकता जैसा कि भारत ने दिया है। वे फिर लिखते हैं, यदि कोई चीज ऐसी है जो दोनों देशों को नुकसान पहुंचा सकती है तो हमें उससे संघर्ष करना चाहिए। यदि दोनों देशों का पतन होता है तो मैं उसके विरुद्ध आवाज उठाऊंगा। यदि दोनों देशों को किसी तरह की विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता है तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि भारत हमारे देश चीन के साथ अनंत काल तक मित्रवत बना रहे। इससे भी आगे जाकर लू शुन ने भारत की प्राचीन कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित किया जिसकी भूमिका उन्होंने खुद लिखी थी। वे भारत के लोक साहित्य के बारे में बहुत ऊंचे विचार रखते थे। जो कुछ उन्होंने किया था उसका चीन की लोकतांत्रिक क्रांति पर गहरा असर हुआ था। ये दोस्ती तेरे दम पे है, ये दोस्ती। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में प्रोफेसर वांग शुइंग की लिखी हुई चीन और भारत सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के विवरण के तहत चीन भारत संबंध और चीन में भारत का अध्ययन। भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक क्रांति के नेता महात्मा गांधी ने अपना संपूर्ण जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए अर्पित कर दिया था। वे चीनी जनता के भविष्य का इतना अधिक ध्यान रखते थे कि एक बार 7 अगस्त 1942 को उन्होंने मुंबई में चीनी पत्रकार से बात करते हुए कहा था कि मुझे आशा है कि चीन की जनता और भारत की जनता क्रांति और स्वाधीनता के लिए लड़ रही है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। स्वाधीनता की लड़ाई में एक न एक दिन अंततः भारतीय जनता की विजय होगी और भारतीय जनता की ये राष्ट्रीय क्रांति
चीन की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका और सहायक साबित होगी। यह सोवियत यूनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन को भी प्रभावित करेगी। महात्मा गांधी की फाशिज्म विरोधी क्रांति में निश्चित विजय और चीन की जनता के लिए उनके दृढ़ समर्थन के कारण ही भारत सरकार ने 5 डॉक्टरों का एक दल चीन भेजा था। इस डॉक्टरों के दल में डॉक्टर एम कोटनिस, एम अटल, बी के बसु आदि शामिल थे। ये दल जापानी साम्राज्यवादी विरोधी चीन की जनता की मुक्ति की लड़ाई में मदद करने के लिए आया था। इस दल ने जापानी आक्रमण विरोधी मुक्ति युद्ध में चीन की जनता की जो महत्वपूर्ण सेवा की और विराट योगदान किया, इसके लिए चीन के लोग इन्हें हमेशा स्मरण करते हैं और सदैव याद रखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के महान साहित्यकार और विश्व कवि और देशभक्त अपने साहित्य में आजीवन में चीनी जनता का ध्यान रखते थे। जब वे 20 साल के थे तो उन्होंने अपने एक निबंध मौत के सौदागर 1881 में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को चीनी जनता पर अत्याचार करने से मना किया था। जब वे 1924 में चीन आए तो कई जगहों पर भारत चीन मित्रता और चीनी संस्कृति के महत्व पर अनेकों भाषण दिए थे। उन्होंने जापानी फाशिस्टों द्वारा चीन के नगरों पर बम बरसाए जाने का तीव्र विरोध किया था। 1937-38 में लिखे गए अपने लेखों में टैगोर ने चीनी जनता को हेरोइन और अफीम पिलाकर रोगी बनाने के साम्राज्यवादी गंदे चरित्र का भी विरोध किया था। इसी समय टैगोर की बहुत रचनाओं का 1915 से 1980 तक चीन में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था। टैगोर की रचनाओं का चीनी भाषा में अनुवाद और प्रकाशन लगभग 300 प्रकार का था। टैगोर ने चीन की विचारधारात्मक और बौद्धिक क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी थी। अपने जीवन के लगभग आधे समय तक वे लिखते रहे। वे बेहद उत्साह के साथ चीन की जनता के संघर्ष का समर्थन करते रहे और यहाँ तक कि अपनी मृत्यु 1941 के अंतिम दिनों में चारपाई पर विश्व कवि ने फिर भी चीन के द्वारा जापान के विरुद्ध संघर्ष पर ध्यान रखा था और उन्हें पक्का विश्वास था कि चीन की विजय ही होगी। चीन की जनता की स्मृति में विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर हमेशा जीवित रहेंगे। उन्होंने चीन भारत की परंपरागत मित्र संबंधों के विकास में महान योगदान किया था और चीन की जनता के महानतम मित्र थे। ये कहा जा सकता है कि इस काल में चीन में दक्षिण एशिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था, इतिहास और संस्कृति का विकास खासकर भारत के बारे में अध्ययन का प्रिय विषय माना जाता था। यही नहीं बल्कि भारत और चीन की प्राचीन सभ्यताओं को यूरोपीय संस्कृति, जो आकस्मिक थी, के विरुद्ध भी माना जाता था। चीन भारत संबंध और चीन में भारत का अध्ययन। 1918 में पेइचिंग विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में भारतीय दर्शन, चीनी दर्शन और यूरोपीय दर्शन को अध्ययन के लिए इसी अंतर को देखते हुए रखा गया था। यही नहीं बल्कि 4 मई 1919 के आंदोलन से लेकर चीन की मुख्य भूमि की मुक्ति तक के वर्षों में हमने 20 मोनोग्राफ, 2 अनुवादित पुस्तकें और 100 से अधिक निबंध जो राजनीतिक, अर्थ, दर्शन और साहित्य से संबंधित थे, प्रकाशित किए गए थे। इन प्रकाशनों में सबसे अधिक महत्व की पुस्तकें जो राजनीति और दर्शन शास्त्र से संबंधित थीं, निम्नलिखित लेखकों की थीं। इस काल में लियांग सो मिंग की पुस्तक भारतीय और यूरोपीय संस्कृतियां और दर्शन, भारतीय दर्शन की रूपरेखा, थांग युंग थोंग की पुस्तक भारतीय दर्शन का संक्षिप्त इतिहास, लूचंग की पुस्तक भारतीय बौद्ध धर्म का इतिहास, महात्मा गांधी की पुस्तक भारत का स्वराज और जीवन संस्मरण, जवाहरलाल नेहरू की जीवन संस्मरण और भारत की खोज आदि पुस्तकें प्रकाशित की गई थीं। इसी तरह साहित्य के क्षेत्र में चीनी लेखक शू ती सान की पुस्तक भारतीय साहित्य और बंगाल की लोक कथाएं भी प्रकाशित की गई थीं। सन 1924 में रविंद्रनाथ टैगोर ने चीन की यात्रा की। इससे चीन के बुद्धिजीवियों पर काफी प्रभाव पड़ा। इसके बाद उनकी कविताएं और उपन्यास पलक मारते ही चीन में भारी तादाद में छापे गए थे। चीन की तत्कालीन पत्र पत्रिकाएं, मासिक कहानियों की पत्रिकाएं और दक्षिण एशियाई देशों के बारे में सामग्री छापने वाली पत्रिकाओं ने, खासतौर से पूर्वी पत्रिका ने टैगोर का विशेष अंक प्रकाशित किया था। टैगोर ने चीन में कई जगहों पर भाषण दिए थे। उनके भाषणों का चीनी बुद्धिजीवियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। बाद में ये आगे चलकर
चीन और भारत की मित्रता और दोनों देशों की जनता के बीच परस्पर समझदारी विकसित करने का माध्यम बना था। दक्षिण एशियाई देशों की भाषाओं और संस्कृतियों का गहराई से अध्ययन करने के लिए पहले पहल युआन और बाद में नानजिंग में दक्षिण एशियाई भाषाओं के कॉलेज की स्थापना की गई। उसके बाद पेइचिंग विश्वविद्यालय और नानजिंग बुद्धिस्ट कॉलेज ने संस्कृत, पाली, हिंदी, भारतीय दर्शन और बौद्ध धर्म के अध्ययन अध्यापन के लिए क्लास खोले थे। एक के बाद एक दूसरे विषयों और विद्वान अध्यापकों की नियुक्ति की गई। इन विद्वान अध्यापकों में प्रोफेसर थान युंग थुंग, ची शियन लिन, चिन ख मो आदि थे। 1930 में छन यी ख ने अपना निबंध छाओछुंग और हुआथो की जीवनी और 3 राजवंशों के इतिहास का भारत की पौराणिक कथाओं के साथ संबंध प्रकाशित करवाया था। इसके बाद उन्हीं का अनुकरण करते हुए उनके उत्तराधिकारी के रूप में प्रोफेसर ची शियन लिन ने एक पुस्तक जिसका नाम यूरोप और एशिया में चलने वाला मजाक और पौराणिक कथाओं का रूपांतर आदि प्रकाशित कार्रवाई, जिसके जरिए चीन की लोकप्रिय दंत कथाएं, पौराणिक कथाएं और किस्से कहानियों की उत्पत्ति का पता चला और भारत की लोक प्रचलित कलाओं से इसके संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई। ये दोस्ती तेरे दम पे है, ये दोस्ती। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में प्रोफेसर वांग शुइंग की लिखी हुई चीन और भारत सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के विवरण के तहत चीन भारत संबंध और चीन में भारत का अध्ययन। ये दोस्ती तेरे दम पे है, ये दोस्ती। चीन और भारत दोनों देश विदेशी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति के बाद कूटनीतिक संबंध स्थापित होने का तनिक इंतजार किए बिना ही मित्रवत संबंधों और क्रियाकलापों की शुरुआत कर दिए थे। ये चीन और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंधों के विकास के नए चरण में प्रवेश का सर्वोत्कृष्ट युग था, जो 1950 से शुरू होकर 1960 तक अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। भारत का अध्ययन क्षेत्र भी विस्तार होने लगा और अध्ययन का विषय भी ज्यादा होने लगा। चीन की मुक्ति के बाद से शुरू होकर चीन भारत संबंधी अध्ययन का क्षेत्र केवल बौद्ध दर्शन ही नहीं रहा, बल्कि भाषा शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, साहित्य, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र तक फैल गया था। आधुनिक भारत की राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन के बारे में उस राजनीति, अर्थ का अध्ययन को छोड़कर जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शासन में था, खासतौर से भारत की स्वाधीनता के बाद विकसित हाल का अध्ययन किया गया, जैसे भारत का राष्ट्रवाद आंदोलन, कम्युनिस्ट आंदोलन, गांधी और गांधीवाद, कृषि समस्याएं और भारत में जाति व्यवस्था आदि। इसके साथ ही कुछ पुस्तकों का अनुवाद किया गया, जैसे पी दत्त की पुस्तक आज का भारत, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक भारत की खोज, जीवन संस्मरण और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, नंबूदरीपाद की पुस्तक गांधी और गांधीवाद, आर दत्त की पुस्तक ब्रिटिश भारत का आर्थिक इतिहास प्रकाशित किया गया है। इसी तरह साहित्य के क्षेत्र में भारत की अनेकों पुरानी साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ आधुनिक साहित्यिक रचनाओं का चीन की मुक्ति के बाद चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है। उदाहरण के लिए प्रोफेसर ची शियन लिन ने संस्कृत भाषा के वाल्मीकि रामायण का 7 पन्नों में चीनी भाषा में अनुवाद किया और उन्होंने ही संस्कृत की मशहूर कहानी की पुस्तक पंचतंत्र का भी चीनी में अनुवाद किया था। यही नहीं, बल्कि उन्होंने महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का भी चीनी में अनुवाद किया था। इसी तरह संस्कृत भाषा के एक दूसरे चीनी विद्वान प्रोफेसर वू श्याओ लिंग ने संस्कृत नाटक नागानंद और मृच्छकटिक का चीनी भाषा में अनुवाद किया। प्रोफेसर चिन ख मू ने कालिदास के मेघदूत का चीनी भाषा में अनुवाद कर दिया। उन्होंने प्राचीन भारत के साहित्यिक सिद्धांतों पर चुने हुए लेख लिखे और इन्हें प्रकाशित करवाया और संस्कृत साहित्य का इतिहास भी चीनी भाषा में लिखकर छपवाया। अब यदि हिंदी भाषा को लें तो मालूम होता है कि हिंदी की कई पुस्तकों का चीनी में अनुवाद करके प्रकाशित किया गया है। हिंदी के मशहूर साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान और इनकी चुनी हुई कहानियों का संग्रह चीनी भाषा में अनुवाद करके छापा जा चुका है। इसी तरह इतिहास के क्षेत्र में हमारे अध्ययन का मुख्य विषय
भारत का प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से संबंधित समस्याएं रही हैं। ये दोस्ती तेरे दम पे है, 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 ये दोस्ती। तो श्रोता मित्रों, ये था स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में प्रोफेसर वांग शुइंग की लिखी हुई चीन और भारत सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के विवरण के तहत चीन भारत संबंध और चीन में भारत का अध्ययन। आज ये कड़ी यहीं समाप्त होती है। अगली बार हम एक नई कड़ी के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा से प्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह कहता है कि देवलोक में जाने में मुझे शर्म महसूस हो रही है और सागर में जाने का मुझ में साहस नहीं है। इसके बाद वो कहता है कि सत्य सैन्य देवता ने उसके कहने पर कच्छप, सर्प और 5 ड्रैगन को भिजवाया था। अब वह उनसे भी मदद लेने नहीं जा सकता, तो वह नहीं जानता कि वह क्या करे और यही सोचकर वो बहुत परेशान हो जाता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। कर्तव्यरत देवता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता न करें महान मनीषी, मैंने एक ऐसे श्रेष्ठ सैन्य बल की सहायता लेने का उपाय सोच लिया है जो इन दैत्यों का जरूर दमन कर सकता है। अभी अभी आप उतांग गए थे। यह दक्षिणी जम्बू महाद्वीप में है। जिस सैन्य बल के बारे में मैं सोच रहा हूँ वह इसी महाद्वीप के श्वी पर्वत के पिंगचंग नामक स्थान में मौजूद है। अब यह जगह सीचेओ कहलाती है। वहाँ एक महान ऋषि रहते हैं जिनका नाम बोधिसत्व राजश्री है। आपके पास बेशुमार तिलिस्मी शक्ति मौजूद है। उनका एक शिष्य है जो नन्हा राजकुमार चांग कहलाता है। उनके 4 सेनापति हैं। उस साल उन्होंने जल जननी देवी को हरा दिया था। उनसे मदद लेने आपको खुद जाना होगा। अगर उन्होंने कृपा पूर्वक आपको मदद देना स्वीकार कर लिया तो आप दानवराज को बंदी बनाकर अपने गुरु को छुड़ाने में सफल हो जाएंगे। ये सुनकर वानर बहुत खुश हो गया और बोला, तुम गुरुदेव का ख्याल रखना और उन्हें किसी तरह का नुकसान न पहुंचने देना। मैं मदद लेने जाता हूँ। वानर कलाबाजियां खाता हुआ उस दानव त्रस्त जगह से सीधा श्वी पर्वत की ओर चल पड़ा और कुछ ही देर में वहां पहुंच गया। चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि वो एक बहुत सुंदर जगह थी। वानर ने पूरे नजारे का भरपूर आनंद लिया और ख्वाई नदी को पार करने के बाद पिंगचंग नगर में प्रवेश किया। वहां एक महान ऋषि ध्यान मठ के फाटक पर जा पहुंचा। मठ के आलीशान भवनों और रंग बिरंगे गलियारों के अलावा वहां एक ऊंचा स्तूप भी खड़ा हुआ था। वानर ये सारा नजारा देखने के बाद अंदर के फाटक तक जा पहुंचा, जहां बोधिसत्व राजश्री जो पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे, नन्हे राजकुमार चांग के साथ उसे मिलने आ गए। जब वे दोनों एक दूसरे का अभिवादन कर चुके और एक दूसरे से शिष्टाचार उद्गारों का आदान प्रदान कर चुके, तो वानर ने कहा, मैं थांग भिक्षु को जो बौद्ध ग्रंथों को लेने पश्चिमी स्वर्ग की यात्रा कर रहे हैं, सुरक्षा प्रदान करने उनके साथ यात्रा कर रहा हूँ। हम लोग लघु वज्र संघाराम तक पहुँच चुके हैं, जहाँ पीत भृकुटी नामक एक दैत्य रहता है। वो अपने आप को बुद्ध कहता है, ये जाने बिना कि वह एक ढोंगी है। मेरे गुरुदेव ने उसे दंडवत प्रणाम किया और उसके द्वारा कैद कर लिए गए। फिर मुझे स्वर्ण परपालों के जोड़ों के बीच में कैद कर दिया गया। भाग्यवश वहां से मुझे नक्षत्र पुंजों ने छुड़ा लिया।
जिन्हें देवलोक की ओर से भेजा गया था। मैंने करतालों को चकनाचूर कर डाला, पर जब हमने उस दानव से फिर एक बार युद्ध किया तो उसने स्वर्ग के देवताओं, शास्त्राओं, धर्म संरक्षकों, मेरे गुरुदेव और मेरे गुरु भाइयों को एक कपड़े के थैले में बंद कर दिया। मैंने उतांग पर्वत जाकर सत्य सैन्य देवता से मदद देने की प्रार्थना की। उन्होंने दानवराज को पकड़ लेने के लिए अपने सेनापति कच्छप, सेनापति सर्प और 5 ड्रैगनों को भेजा, पर दुर्भाग्यवश पीठ भृकुटी ने उन्हें भी थैले में बंद कर दिया। क्योंकि मेरे सामने अब और कोई रास्ता नहीं रह गया है, इसलिए बोधिसत्व महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि अपनी महान शक्ति के जरिए मेरी मदद करें। कृपया उन तिलिस्मी शक्तियों का इस्तेमाल मेरे गुरुदेव को छुड़ाने के लिए करें, जिनके द्वारा आपने जल जननी देवी का दमन किया था और जन साधारण की रक्षा की थी। तभी मेरे गुरुदेव बौद्ध ग्रंथों को हमेशा के लिए चीन ले जा सकेंगे, भगवान बुद्ध के परम ज्ञान का गुणगान कर सकेंगे और प्रज्ञा पारमिता सूत्र का प्रचार प्रसार कर सकेंगे। राजर्षि बोले, जिस वस्तु की आप आज मांग कर रहे हैं वह निसंदेह हमारे बुद्ध भगवान का गौरव बढ़ाने में सहायक होगी। वैसे तो इस कार्य के लिए मुझे खुद जाना चाहिए था, लेकिन इस समय गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और इन्हीं दिनों में ख्वाई नदी में बाढ़ आती है। महामनीषी जल कपी मानव, जिसका मैं हाल ही में दमन कर चुका हूँ, नदी का जल स्तर बढ़ने पर फिर से सक्रिय हो जाता है। मुझे डर है कि मेरे न होने पर उस चीज का फायदा उठाकर वह इतना उत्पात मचाएगा कि कोई दैवी शक्ति उस पर काबू नहीं पा सकेगी। मैं अपने शिष्यों को 4 सेनापतियों के साथ आपके साथ भेज रहा हूँ। वे लोग दानव को हराने में आपकी मदद करेंगे। वानर ने उनके प्रति आभार प्रकट किया और फिर 4 सेनापतियों और नन्हे राजकुमार चांग को साथ लेकर लघु पश्चिमी स्वर्ग की ओर लौट चला। वहां पहुंचने के बाद वे लोग सीधे लघु वज्र संग्रहवान में गए, जहां नन्हे राजकुमार चांग ने अपना कागज के रंग का सफेद भाला घुमाते हुए और 4 सेनापतियों ने अपने बेहतरीन तलवारें घुमाते हुए दैत्यों की भर्त्सना की और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। जब छोटे दैत्यों ने अंदर जाकर इसकी सूचना दी तो दानवराज अपनी दानव सेना का नेतृत्व करता हुआ फिर एक बार वहां पहुंचा और रण भी बजाने का आदेश देता हुआ बोला, इस बार तुम्हें यहाँ कौन लाया है? अभी उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि नन्हे राजकुमार चांग ने 4 सेनापतियों की अगुवाई करते हुए चिल्लाकर कहा, अरे दुष्ट प्रेतात्मा, क्या तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं? क्या तुम पहचान नहीं पा रहे कि हम कौन हैं? दानवराज बोला, किसके गुमाश्ते हो तुम? वानर की मदद करने तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं ऋषियों के महान ऋषि बोधिसत्व राजर्षि का शिष्य हूँ। उन्हीं के आदेश पर 4 देवी सेनापतियों के साथ तुम्हें बंदी बनाने के लिए आया हूँ, राजकुमार ने जवाब दिया। दानवराज ने तिरस्कार से कहा, तुम्हारे पास आखिर ऐसी कौन सी रण कलाएं हैं जिनके बूते पर तुम्हें इतनी अशिष्टता दिखाने की जरूरत हुई है? राजकुमार ने जवाब दिया, तुम मेरे रण कौशल के बारे में जानना चाहते हो तो लो सुनो। उसके बाद राजकुमार ने पूरा विवरण दे डाला। जब दानवराज ने पूरा विवरण सुना तो उसने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया, राजकुमार, जब तुम अपना सिंहासन तोड़कर बोधिसत्व राजर्षि के अनुयायी बने तो तुमने अमरत्व प्राप्ति की कौन सी कलाएं सीखी? लगता है तुम्हें ख्वाई नदी के जलदस्युओं को वश में करने की कला के अलावा और कोई कला नहीं आती। नवदीक्षित सुन की बकवास पर यकीन करके तुम्हें इतने सारे पर्वत और जल स्रोतों को पार करने के बाद अपनी मौत को बुलावा देने यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि तुम्हें अमरत्व प्राप्त हुआ है
या नहीं। ये सुनते ही नन्हा चांग गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने भाले से सीधे दानवराज के मुंह पर वार कर दिया। चारों सेनापति और लौहदंडधारी वानर भी एक साथ मिलकर उस पर टूट पड़े, लेकिन प्रेतात्मा जरा भी डरा नहीं। उसने भेड़िए के दांत वाले अपने छोटे लचीले दंड से उनके वार को रोका और जवाबी प्रहार किया। युद्ध का नजारा बहुत शानदार था। युद्ध काफी देर तक चलता रहा, पर हार जीत का फैसला नहीं हो पाया। तभी दानवराज ने अपना थैला एक बार फिर निकाल लिया। वानर चिल्लाया, सावधान साथियों! राजकुमार चांग और उसके साथियों को ये पता नहीं चला कि वानर उन्हें किस चीज के लिए सावधान कर रहा है। इसलिए सर सर की आवाज के साथ दानवराज ने उन्हें अपने थैले में बंद कर लिया। केवल वानर वक्त पर बच निकला। दानवराज फिर एक बार विजयी होकर लौट गया और उसने रस्सियां मंगवाकर उन्हें फिर से बांध दिया और गड्ढे में डालकर उसका ढक्कन बंद कर दिया और उस पर ताला लगा दिया। जब वानर ने आसमान में पहुंचकर ये देखा कि दैत्य अपनी सेनाओं को पीछे हटा रहा है और मठ के फाटक बंद कर रहा है, तो वह अपने दैवी प्रकाश के साथ जमीन पर उतर गया और पर्वत की पश्चिमी ढलान पर खड़ा हो गया। वह जोर जोर से अफसोस करने लगा, गुरुदेव, गुरुदेव। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि कर्तव्यरत देवता के कहने पर वानर राज बोधिसत्व राजश्री से मदद मांगने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि उनके पास बेशुमार तिलिस्मी शक्ति होती है। बोधिसत्व राजश्री कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे ना होने का फायदा उठाकर वहाँ बहुत उत्पात मच जाएगा और कोई दैवी शक्ति काबू नहीं पा सकेगी। इसलिए वे खुद न जाकर अपने शिष्य को 4 सेनापति के साथ भेज देते हैं और वे ये भी कहते हैं कि ये लोग दानव को हराने में आपकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही उनका सामना दानवराज से होता है, एक युद्ध शुरू हो जाता है जो कि बहुत भीषण होता है। और जैसे ही दानवराज अपने थैले को खोलता है, वैसे ही सब लोग उस थैले में कैद हो जाते हैं। केवल वानर ही वहाँ से बच निकलता है, लेकिन वह काफी निराश हो जाता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। वानर सचमुच भारी मुसीबत का सामना कर रहा था। तभी अचानक एक चमकीला रंगीन बादल दक्षिण पश्चिम में उतरा और समूचा पर्वत शिखर तूफानी वर्षा की चपेट में आ गया। किसी ने पुकारा, कौन? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? वानर ने बढ़ाकर चारों तरफ देखा। जो कुछ उसे दिखाई दिया वो इस तरह था। कान लंबे, चौड़े जबड़े, चेहरा चौकोर, विशद कंधे, गहन छाती, फूल मांसल देह, आंखें दोनों चमकती, स्वर हास्य व्यंग्य प्रधान, वस्त्र ढीले अध खुले पर भाग्य का धनवान, पूस की पादुका सुखद, मन में उत्साह असीम, देव मंगल लोक का यह भिक्षुवर मैत्रेय, देव मंगल लोक का यह भिक्षुवर मैत्रेय। वानर ने उसे देखते ही तुरंत दंडवत प्रणाम किया और कहा, भगवान, आप पूरब से कहाँ जा रहे हैं? मैं आपका रास्ता न छोड़ने के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। बुद्ध ने जवाब दिया, मैं लघु वज्र संग्राम के दानव के कारण यहाँ आया हूँ। वानर बोला, मैं आपकी कृपा दृष्टि के लिए बहुत आभारी हूँ भगवान। क्या मैं जान सकता हूँ कि वह दानव कहाँ से आया है और ये किस जगह पर प्रेतात्मा बना है? इसका थैला किस तरह की अद्भुत निधि है? कृपया मुझे बताइए भगवान। मैत्रेय बुद्ध ने जवाब दिया, यह एक पीत भृकुटी बाल सेवक था जो हमेशा मेरा प्रस्तर घंटा बजाया करता था। इस साल तीसरे महीने की 3 तारीख को मैं आद्य सभा में भाग लेने गया। जाते वक्त इस बाल सेवक को महल की देखभाल के लिए छोड़ गया। उन्हीं दिनों इसने मेरी कुछ निधियां चुरा ली और नकली बुद्ध के रूप में प्रेतात्मा बन गया। जो थैला इसके पास है वह मेरा भावी देवलोक थैला है, जो आम तौर पर मानव बीज थैला भी कहलाता है।
भेड़िए के दांत वाले दंड का पहला घंटा बजाने वाली छड़ी के रूप में इस्तेमाल होता है। जब वानर ने ये सब सुना तो वह चिल्लाया, वाह, आप अच्छे मैत्रेय बुद्ध हैं। उस लड़के को भागने का मौका देकर आपने उसे नकली बुद्ध बनने और मुझे बर्बाद करने का मौका दिया। आप अपना घर अच्छी तरह से न चलाने के दोषी हैं। मैत्रेय ने जवाब दिया, यह सचमुच मेरी लापरवाही थी। एक बात और है, तुम्हारे गुरुदेव को और तुम शिष्यों को अभी बहुत से और दानवों का सामना करना है, इसलिए हर तरह की प्रेतात्माएं धरती पर उतर रही हैं। ऐसी हालत में तुम्हारा ये कष्ट झेलना जरूरी था। अब मैं उस दानव को पकड़ने के लिए आ गया हूँ। वानर बोला, इस प्रेतात्मा के पास भारी तिलिस्मी शक्तियाँ हैं और आपके पास कोई भी हथियार नहीं है, फिर आप उसे कैसे हराएंगे? मैत्रेय ने कहा, मैं पर्वत के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा। जब मैं तरबूज पैदा करूंगा तुम उसे युद्ध के लिए ललकारोगे और लड़ाई में मात खाने के बाद उसे फुसलाकर मेरे तरबूज के खेत में ले आओगे। मेरे सभी तरबूज अभी कच्चे होंगे, इसलिए तुम एक बड़े से पके हुए तरबूज का रूप धारण कर लोगे। जब दानव तरबूज के खेत में पहुंचेगा तो वह निश्चित रूप से तरबूज खाना चाहेगा। मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूंगा। जहां एक बार तुम उसके पेट में चले गए तो तुम मन चाहे ढंग से उससे निपट सकोगे। तब मैं उसका थैला ले आऊंगा और हम उसे थैले में बंद कर देंगे। वानर ने जवाब दिया, ये तो एक बेहतरीन योजना है, लेकिन आपको ये कैसे मालूम होगा कि मैंने कौन से पके हुए तरबूज का रूप धारण किया है और वो आखिर मेरे पीछे खेत में क्यों आएगा? मैत्रेय ने हंसते हुए कहा, मैं समस्त विश्व का शासक हूँ और मेरी दृष्टि अद्भुत है। मैं ये देख लूंगा कि तुम कहाँ हो। तुम चाहे कैसा ही रूप धारण करो, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। चिंता की बात सिर्फ ये है कि दानव शायद तुम्हारे पास न आए, इसलिए मुझे तुम्हें एक नया जादू सिखाना होगा। वानर बोला, वह मेरे पास न आकर मुझे जरूर अपने थैले में बंद कर लेगा। आखिर हम क्या करें कि वह खेत की तरफ खींचा चलाए? मैत्रेय ने कहा, अपना हाथ आगे लाओ। वानर ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। मैत्रेय ने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी को तिलिस्मी फूंक से गीला करके उस पर वर्जित को लिख दिया और वानर से कहा कि वह अपनी मुट्ठी बंद कर ले और जब भी वह अपनी मुट्ठी दानव की तरफ खोलेगा तो वह दानव निश्चित रूप से उसकी तरफ खींचा चला आएगा। वानर ने खुश होकर मैत्रेय के निर्देशानुसार मुट्ठी बंद कर ली और मठ के फाटक पर लौट गया। अपना दंड घुमाते हुए उसने ललकारा, अरे ओ दुष्ट प्रेतात्मा, तुम्हारा स्वामी और गुरु वानर राज आ गया है। फौरन बाहर निकलो और देखो इस बार जीत किसकी होती है। छोटे दानवों ने फौरन अंदर जाकर दानव राज को सूचना दी। जब उसने पूछा, इस बार वानर अपने साथ कितने सैनिक लाया है, तो वे बोले, एक भी नहीं, वो अकेला आया है। दानवराज बोला, लगता है इस वानर के पास अब कोई उपाय नहीं रह गया है और उसे किसी से कोई सहायता नहीं मिली है। अब वो अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। उसने अपना कवच पहन लिया, अद्भुत थैला और भेड़िए के दांत वाला लचीला दंड उठा लिया और चिल्लाते हुए मठ के फाटक से बाहर निकल आया। खान, इस बार तुम नहीं बच पाओगे। वानर ने गाली गलौज करते हुए कहा, अरे ओ अधम राक्षस, तुम कहते हो मैं नहीं बच पाऊंगा? दानव ने जवाब दिया, जरा अपने हाल को तो देखो। तुम अपने सारे दांव पेच इस्तेमाल कर चुके हो और थक चुके हो। तुम्हारी मदद करने भी अब कोई नहीं आ रहा। यही वजह है कि मैं कहता हूँ तुम
बच नहीं पाओगे। वानर बोला, अरे ओ प्रेतात्मा, तुम ये भी नहीं जानते कि तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है या अब तुम्हारी मौत आ चुकी है। अपनी बकवास बंद करो और लो, रोको मेरा वार। ये देखकर कि वानर अपने लोहदंड को सिर्फ एक हाथ से चला रहा है, दानवराज जोर से हंस पड़ा और बोला, वाह रे चतुर बंदर, क्या तुम समझते हो कि केवल एक हाथ से लोहदंड घुमाकर मेरा मुकाबला किया जा सकता है? वानर ने कहा, अरे ओ नादान बालक, अगर मैं दोनों हाथ इस्तेमाल करूंगा तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अगर मैं अपना एक हाथ पीछे भी बांध लूं, तब भी तुम अपने 4-5 साथियों को साथ लेकर भी मुझे हरा नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, तुम अपने थैले का इस्तेमाल अगर नहीं करो तभी ऐसा हो सकता है। दानवराज ने जवाब दिया, ठीक है, मैं अपने अद्भुत थैले का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं तुमसे सीधी लड़ाई करूंगा। फिर देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। ये कहकर उसने अपना भेड़िए के दांत वाला दंड उठाया और वानर पर आक्रमण कर दिया। वानर ने अपनी बंद मुट्ठी दानवराज के मुंह की ओर खोलकर दोनों हाथ से लोहदंड घुमाया। जब दानवराज पर जादू का असर हो गया तो उसने पीछे हटने के विचार को पूरी तरह त्याग दिया और अपने थैले का भी इस्तेमाल नहीं किया। अपना दंड उठाकर उसने वानर पर धावा बोल दिया। वानर उसे भुलावा देकर पीछे की ओर मुड़ा और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। प्रेतात्मा पर्वत की पश्चिमी ढलान पर उसका पीछा करने लगा। तुम्हारे कंधे पर है पोटली, मेरे हाथों में घोड़े की लगाम। आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, सूर्यास्त से सूर्योदय तक रास्ते में मुकाबला करते हैं दैत्यों और दानवों के साथ। फिर आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, साल दर साल करते हैं पवित्र यात्रा बड़े साहस के साथ पश्चिम की ओर। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को सावधानता प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं को राकेश वत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 快叫救护车！ तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ। 他流了很多血， उसके शरीर से काफी खून निकल गया है। 没有生命危险吧？ उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है। 最好住院观察几天。 अस्पताल में कुछ दिन रहना बहुत अच्छा है। शाओथांग जी, हमारे दैनिक जीवन में अक्सर ऐसी फौरी स्थिति आ सकती है। मिसाल के लिए, यदि सड़क पर हमारे सामने यातायात
कोई दुर्घटना हो जाए तो हमें तुरंत एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। तो आप ये बताइए, इसे चीनी में कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं 快叫救护车 快叫救护车 快 तुरंत या जल्द 快叫 बुलाना 叫救护车 एम्बुलेंस 救护车快叫救护车 तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ 快叫救护车 और सुने आज के बाद की पहली बातचीत 有人受伤了快叫救护车！快 का अर्थ है तुरंत या जल्द 快叫 बुलाना 叫救护车 एम्बुलेंस 救护车快叫救护车 तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ 快叫救护车 यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रशंसा आश्चर्य या क्रोध आदि के भाव प्रदर्शित करने के लिए चीनी वाक्यों के अंत में ह, आ, न आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए 有人受伤了 यानी कि कोई व्यक्ति घायल हो गया है। इस वाक्य में ल से चिंता का भाव व्यक्त हुआ है। 有人受伤了 आए एक बार फिर सुने आज के बाद की पहली बातचीत 有人受伤了快叫救护车！ शौथम जी, उसके शरीर से काफी खून निकल गया है। चीनी भाषा में इस वाक्य को कैसे कहेंगे? 他流了很多血他流了很多血他 वो या उसके 他 流 निकलना 流 ल क्रिया पूरी होने को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। 了 很多 काफी 很多血 खून 血他流了很多血 उसके शरीर से काफी खून निकल गया है। 他流了很多血 और अब आज के बाद की दूसरी बातचीत सुने 他流了很多血，快叫救护车 घायल की क्या स्थिति है? उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं 没有生命危险吧 उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? 没有生命危险吧？没有 नहीं होना 没有生命 जान 生命危险 खतरा 危险 पा वाक्य के अंत में लगने वाला शब्द 吧？没有生命危险吧没有生命危险吧？उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? और सुने आज के बाद की तीसरी बातचीत 没有生命危险吧不要紧，最好住院观察几天。शौथम जी, डॉक्टर ने हमें बताया अस्पताल में कुछ कर रहना बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है डॉक्टर ने ये कहा होगा 最好住院观察几天最好住院观察几天。最好 यानी कि सबसे अच्छा 最好ये शब्द हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 最好 यानी कि सबसे अच्छा, 很好 यानी कि बहुत अच्छा, 好 यानी कि अच्छा। 住院 अस्पताल में रहना 住院观察 डॉक्टर की देखरेख में 观察几天 कुछ दिन 几天。最好住院观察几天 अस्पताल में कुछ दिन रहना बहुत अच्छा है। 最好住院观察几天。 तो आए आज के बाद की सारी बातचीत एक बार फिर सुने। बातचीत एक 有人受伤了快叫救护车 बातचीत दो 他流了很多血，快叫救护车 बातचीत तीन 没有生命危险吧不要紧，最好住院观察几天。अच्छा श्रोता दोस्तों, आज का पाठ यहीं तक। अब शाहखान और राकेश्वर को आज्ञा दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक
दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों का मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।